इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत प्यारा सवाल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल में 2 बार एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। और यह सवाल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों कि आरबीआई के द्वारा कितनी बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा साल में कितनी बार प्रकाशित की जाती है? तो याद रखिएगा 2 बार प्रकाशित की जाती है। अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई और इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें कही गई जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता का मतलब क्या होता है कि देश में जितने भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन का मतलब कोचिंग नहीं होता है, जितने भी चाहे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं या फिर क्रेडिट को लेकर काम करने वाली एजेंसीज वो चल रही हैं या फिर कोई विदेशी कंपनी काम कर रही है, स्वदेशी कंपनी काम कर रही है, दुकान के आड़तिये काम कर रहे हैं, उन सब का एक संयुक्त प्रभाव आकलन करके आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसे हम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कहते हैं, है ना। तो ये जो रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट साल में 2 बार आती है और 2 बार की यह रिपोर्ट रिसेंटली अभी आई है, दूसरी बार, मतलब हर साल में 2 बार आती है। एक अभी आएगी जनवरी में, एक जुलाई में आती है। साथियों, इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया जाता है कि देश के अंदर आर्थिक हालात कैसे हैं, देश की बैंकों की स्थिति कैसी है, क्या बैंकों के ऊपर कोई प्रेशर है क्या। आपको याद होगा रिसेंट डेज में हमने इकोनॉमी के बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे हमने पढ़ा कि भाई रुपए का हाल गिरता जा रहा है, महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर जा रही है, एक्सपोर्ट के कारण हमारे एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो एक दबाव बनता जा रहा है। बैंकों के हालात क्या है, तो मैंने बताया कि आरबीएल नाम से एक बैंक के अंदर अभी आरबीआई ने अपना बंदा नियुक्त कर दिया है। ये तमाम बातें हम लोग सुन रहे थे, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आरबीआई खुद कैसे देखती है देश की परिस्थितियों को। तो आइए आरबीआई की बातें आरबीआई के ही नजरिए से सुनने का प्रयास करते हैं। साथियों, बैंक में एनपीए बढ़ सकते हैं, पहला पॉइंट जो कि सुनते ही दिमाग में शॉट लगना चाहिए। क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एनपीए होता क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अपने आप में चिंता की बात है। क्या बात है साहब कि एनपीए देश में 9.5% तक बढ़ सकते हैं। अर्थ समझते हैं इसका अर्थ साधा है। अर्थ यह है कि आप में, मतलब बैंक ने जितनों को भी लोन दिया, मान लीजिए 100 लोगों को लोन दिया था, उनमें से 10 लोगों का पैसा नहीं आने वाला है। बैंक को भी पता है, आरबीआई को भी पता है कि 100 को लोन दिया था, 10 का पैसा वापस नहीं आएगा। इस वजह से सितंबर 2022 तक एनपीए बढ़कर 9.5% आ जाएगा। आप में से कई लोगों को एकदम शॉर्ट लगेगा, क्या पागल हो गए हो सर, 9.5%। बैंकों का क्या होगा सर, इतना तो ब्याज नहीं मिलता इनको। 100 रुपए अगर इनको जमा कराते हैं, बेचारे 5-7% पे काम करते हैं, 9.5% पैसा डूब जाएगा। अब जरूरी था साहब करना। ये सब कैलकुलेटेड रिस्क है। सोचिए, भविष्य को लेकर के आज से जानकारी मिल रही है, आने वाले समय में इतना पैसा डूबने वाला है, आरबीआई खुद कह रही है। मतलब कर नहीं सकते क्या कुछ? बोले नहीं। क्यों नहीं कर सकते? कोरोना के केस में देश के लिए जरूरी था देश को आर्थिक मदद पहुंचाने का मतलब यह था, बहुत सारे लोगों को इनसिक्योर्ड लोन दिए गए। इनसिक्योर्ड लोन का मतलब यह था कि आपसे गारंटर नहीं मांगा गया। गारंटर से मतलब यह था कि आपको लोन दे दिया, आपसे कहा पैसा हो तो लौटा देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, तेरे पास से गारंटी नहीं मांग रहा। अगर आप कोई रिक्शा चालक हैं, अगर आप ठेला चलाते हैं, आपने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन ले लिया, ले लीजिए। आपके पास हो तो दे दीजिए, अगर दे देंगे तो अगली बार और कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। नहीं दे पाए कोई बात नहीं। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, कोई नीलामी नहीं होने वाली, कोई कुर्की नहीं होने वाली। सरकार ने ऐसे बहुत सारे लोन बांटे। क्यों बांटे? क्योंकि कोरोना काल में लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचना जरूरी था। बहुत सारे एसएमई इंडस्ट्रीज जो है, स्मॉल मीडियम लार्ज ये जो एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको पैसा दिया गया। हमारे बहुत सी इंडस्ट्रीज को पंप दिया गया, पैसा दिया गया कि आप काम करिए, काम हो जाना चाहिए, काम आगे बढ़ाइए, इकोनॉमी आगे बढ़ाइए। ये नजारे उसके ही हैं। पैसा नहीं लौटा तो क्या होगा? ये बैंकों के लिए चिंता की बात है, ठीक है ना। तो सरकार के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट साल में 2 बार आती है और यह प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक रिस्क का सर्वे करती है। यह चेक करती है कितनी दिक्कतें आ सकती हैं, उनका सर्वे करती है और यह मतलब लोगों से, एक्सपर्ट से सारी बातें पूछती है और पूछती है कि बताइए कि कितने प्रकार के रिस्क हो सकते हैं। तो साथियों, ये 5 प्रकार के रिस्क के बारे में जानकारी देती है। वैश्विक रूप से रिस्क कितना है, वित्तीय रूप से रिस्क कितना है, छोटे लेवल पर और बड़े लेवल पर। मैक्रो का मतलब बड़ा होता है इकोनॉमी के अंदर, मैक्रो लेवल पर संस्थागत और जनरल यानी सामान्यतः कितने प्रकार के रिस्क होते हैं, उन सब पर यह अपनी जानकारी आरबीआई के द्वारा दी जाती है। तो इधर देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हर 6 महीने के अंदर आती है। तो जुलाई 1 2021 को आई थी, दिसंबर 29 2021 को आ गई, हर बार देखिए आप, फिर जनवरी 11 2021 को आई थी, हर 6 महीने के अंदर। तो एक तरह से 21 के अंदर तीसरी आ गई, लेकिन वो 21 वाली नहीं है, वो है 22 वाली, है ना। तो साल के अंदर 2 काउंट की जाए तो साल में 2 बार ये रिपोर्ट निकल करके आती है। यह आरबीआई की वेबसाइट पर ही उपलब्ध है। हमने आपके साथ वेबसाइट का ही स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। इसके अंदर सरकार के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली गई है, यह 24वां इसका संस्करण है, जिसके अंदर इन्होंने
अपना प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके हमको उपलब्ध करवाया है। कौन बनाता है इस समिति? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा साथियों यह रिपोर्ट आपकी बना करके दी जाती है, जिसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देश को उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है ना? यहां पर बहुत सारी जानकारियों के अंदर साथियों जो जानकारी दी गई है वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। याद कर लीजिएगा, वित्तीय स्थिरता विकास परिषद के द्वारा यह रिपोर्ट आपकी निकाल करके उपलब्ध कराई जाती है। अगर बात करें इस काउंसिल के बारे में तो साथियों यह काउंसिल सबसे पहले वर्ष 2010 के अंदर स्थापित की गई थी, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाया जाता है। कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फैसला लेने के लिए यह सबसे ऊंची संस्था है और इसके अंदर जो सबसे ऊंचा बैठा हुआ व्यक्ति है वो भारत का वित्त मंत्री होता है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एफएसडीसी, तो बहुत प्यारा सवाल बना, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आंसर है एफएसडीसी करती है। एफएसडीसी के अंदर प्रधानता कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर जो बातें की जाती हैं वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं, किस प्रकार से सारी जानकारी होती है। अब सवाल बनेगा कि इसके अंदर और कौन व्यक्ति बैठता है? यानी कि जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालने के लिए एफएसडीसी बनता है तो इसके अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो इसकी अध्यक्षता करता है, ये तो हमने सीख लिया। इसके अलावा और कौन इसमें बैठता है? तो साथियों देश का गवर्नर इसके अंदर बैठता है, यानी आरबीआई का गवर्नर इस कमेटी का सदस्य होता है। फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स से आता है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, चेयरमैन ऑफ सेबी, चेयरमैन ऑफ आईआरडीए, चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए, चेयरमैन ऑफ आईवीडीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी। आप इससे सोचकर देखिए कि कौन नहीं है इसमें। पैसे से संबंधित जितने भी प्रकार के भारत में लोग हैं वो सब इसके अंदर सदस्यता लेते हैं, इसका अध्यक्ष इसके अंदर शामिल होते हैं, निर्णय करने के अंदर शामिल होते हैं। यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन बनाता है ये मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। इसके अंदर क्या कहा जाता है, यहां पर बैंक और नॉन बैंकिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में जानकारी निकाल करके दी जाती है। साथियों कहा गया है इनके अंदर कि जो बैड लोन्स हैं बैंकों के पास में वो 6 साल के निम्नतम स्तर पर होंगे, यानी 6.9% होंगे। आरबीआई का ऐसा मानना है, लेकिन एनपीए जो है वो बढ़ जाएगा और वो 9.5% तक पहुंच जाएगा। एनपीए क्या होता है? मैंने कह दिया कि यदि किसी को आपने लोन दिया और वो अगर लोन नहीं चुका पाया तो उसे हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। कितने दिन तक लोन नहीं चुका पाने पर आप उसे एनपीए कहते हैं? याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति 90 दिनों तक अपने द्वारा लिया गया लोन नहीं चुका पाता तो उसे एनपीए कहा जाता है। एनपीए कितने प्रकार का होता है? तो एनपीए 3 प्रकार का होता है। पहला स्टैंडर्ड एनपीए, दूसरा सब स्टैंडर्ड एनपीए, तीसरा डाउटफुल असेट। आपने कर्जा लिया और कर्जा लेकर 90 दिनों तक आपने एक भी किस्त नहीं चुकाई तो उसे स्टैंडर्ड असेट एनपीए कहा जाता है। यदि आपने 12 महीने तक भी कोई किस्त नहीं चुकाई तो उसे सब स्टैंडर्ड असेट कहा जाता है, और 12 महीने बाद भी अगर आप नहीं चुका पाए तो ऐसी स्थिति में उसे डाउटफुल कहा जाता है। डाउटफुल के अंदर साथियों यहां पर अब एक चीज निकल कर आती है, और वो क्या होता है? अगर डाउटफुल असेट्स 12 महीने तक आपने रख लिया, 12 महीने तक अगर आप कर्जा नहीं चुका पाए तो ऐसी स्थिति में अब बैंक की मजबूरी बन जाती है। मान लीजिए कि मैंने 50,000 रुपए का कर्जा लिया, मैं बैंक को 1 साल तक नहीं चुका पाया। 1 साल तक बैंक के पास इतनी चिंता इसकी वजह से नहीं होती, लेकिन बैंक का खुद का पैसा तो होता नहीं है, वो किसी और का पैसा आपको कर्जे पर देती है। ऐसी स्थिति में अब बैंक की मजबूरी बनती है कि वो पहली साल जब पूरी हो जाती है तब आपको जितना कर्जा दिया, जैसे मान लीजिए कि 50,000 रुपए का कर्जा दिया गया था, तो इसमें से 50,000 का 20% यानी कि ओनली 10,000 रुपीज अब बैंक जो है वो अलग से सुरक्षित रखना शुरू कर देगी। यानी एक प्रकार से ऐसे समझिए 50,000 मेरा डूब गया, अब बैंक खुद के पास से 10,000 निकाल के अलग में रख लेगी कि कल को इस 50,000 का धनी आ गया तो भाई 50,000 बैंक ने दिया था, बैंक ने मुझे दिया, लेकिन उसको खुद का तो था नहीं ना, किसी और का पैसा मुझे दिया था, क्योंकि बैंक तो टोपी रखती है एक दूसरे के सिर पे। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि जिसने पैसा दिया था, आप पूछेंगे किसने दिया था? अरे मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा कराया था, कल को आप मांगने भी आओगे, बैंक को डर लग रहा है कि ये तो आएगा। ऐसी स्थिति में बैंक क्या करती है, अपने पास से 10,000 रुपए, फिर से मतलब अपने पास से मतलब किसी और तीसरे भाई का पैसा लिया, उसको अलग से साइड में रख लिया। कहने का मतलब ये हुआ 50,000 जो डूबे 10,000 अब साइड में बचा के रख लिए, कल को वो आ गया तो 10,000 पकड़ा देंगे। फिर अब 2 साल तक लौट के नहीं आए तो बैंक अगली बार 30% पैसा, मतलब 50,000 आपने लिया था, 15,000 रुपए अपने पास सुरक्षित रख लिया, कल को आ गया तो बोले 30% पकड़ा के लौटा देंगे, चिंता मत कर, पैसा ले जा। अब साहब क्या हुआ, तीसरे साल भी आप नहीं आए तो बैंक ने जितना पैसा आपको दिया था ना कर्जे में, उतना अब मजबूरी है कि बैंक अपने आपको जितना पैसा दिया था उतने के बराबर अपने पास सुरक्षित रखे। यानी कि एक प्रकार से 50,000 आपको दिया था, 50,000 बैंक अलग से जुगत लगाती है, ये मानती है कि भैया ये तो डूब गया, इसे लॉस असेट कहा जाता है, उसको काम किया गया, खत्म हो गया ये तो। ऐसी स्थिति में ये जो 50,000 बैंक को अलग से रखना पड़ा, अब आप सोच के देखो, आप बैंक को कितने के पड़े? 50,000 तो डुबा दिए, वो तो अलग हटा दो, 50,000 आपके चक्कर में बैंक को अलग से रखने पड़े, यानी लोन लिया था 50 का, पड़ कितने का गया? 1 लाख का। यानी बैंक का बेचारा अगला 50,000 भी चला गया।
एनपीए इसलिए बैंक के लिए जहर होते हैं। मतलब एनपीए आ गया, इसका मतलब समझो कि बैंक की चिंता होना शुरू हो गई। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 9.5% अगर किसी बैंक का एनपीए पहुंच गया, मतलब समझ रहे हैं, जितना बैंक ने पैसा दिया, मान लीजिए कि 10,000 करोड़ दिया था भाई साहब, 10% 10,000 करोड़ का 1,000 करोड़ होता है। 1,000 करोड़ डूब गया तो बैंक की चिंता यह है कि अगले साल तक, अगले 3 साल में उसको 1,000 करोड़ की व्यवस्था करनी है, क्योंकि उसका धनी तो आएगा जिसका पैसा डूबा है। वो ये नहीं जानता कि आपने किसको दिया, वो तो बैंक से मांगने आएगा, या तो बैंक फेल मार जाए, और अगर बैंक को चलना है तो 1,000 करोड़ की और व्यवस्था करनी होगी। टेक्निकली अगर आप ये बात समझ गए हैं तो वीडियो को राइज कर देना साथियों।